बातचीत करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीधे आपको दिखाते हैं। तो समय समय पर कभी विधायकों से, कभी सांसदों से, सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कई बार ऐसा हो रहा है कि धार्मिक आयोजन की वजह से लोग आपस में जुड़ रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में धर्मगुरुओं के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सभी धर्म के बड़े बड़े जो गुरु हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इसमें समझाया जाएगा कि जो भी यहाँ पर उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें बताया जाए कि इस वक्त कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको पूजा पाठ करनी है, दुआ करनी है, नमाज करनी है, वो अपने घर में अकेले रहकर करें, ताकि इस बड़ी बीमारी से बचा जा सके। तो सभी धर्म के गुरुओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। तो हर स्टेप काफी सोच समझकर यहां पर उठाया जा रहा है। इससे पहले सांसदों से और विधायकों से बातचीत की थी और उनसे भी कहा था कि कैसे अपने अपने इलाकों में स्थिति पर नजर रखनी है। और अब धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खासतौर पर अभी हमने निजामुद्दीन वाला पूरा मामला देखा, जो वहां की जमात से निकले हुए लोग थे जो पहुंचे हैं अपने अपने इलाकों में। कितना उन लोगों ने कोहराम मचा दिया। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत जानकारियां दी हैं। तो फिलहाल इन धर्मगुरुओं से बातचीत करके जो सही जानकारी है वो देने के लिए कहा जा रहा है। और ये अपील अपने अपने धर्म के लोगों से करेंगे कि जो भी आपको धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, कार्यक्रम करने हैं, पूजा पाठ करनी है, नमाज है, कुछ भी है, अपने घर पे रहें और अकेले करें, क्योंकि इस वक्त कोरोना को हराना है। तो इसलिए थोड़ा सा दूरी जरूरी है। तो ये तस्वीरें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी राज्य के अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। तो चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, हर किसी को साथ लेकर चल रहे हैं। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। तो अजीत, कई बार ऐसा होता है कि गुरुओं की ही बात मानते हैं लोग, धर्म से जुड़े जो लोग होते हैं। तो फिलहाल किस तरह की अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन जुड़ा है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग धर्म गुरुओं की बात ज्यादा मानते हैं, और हमेशा देखा गया किसी भी धर्म के धर्म गुरु हो, चर्च के पादरी हो या मौलवी हो या फिर हिंदू धर्म गुरु हो, गुरुद्वारे के लोग हों, उनकी बात लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं और लगभग 100% फॉलो करते हैं। यही बात मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। सभी प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहाँ एनआईसी के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से धर्मगुरुओं से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और इस बात का अनुरोध भी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो अनुयायी हैं उनको जागरूक करें, सामाजिक दूरी बना करके रखें। सरकार इस महामारी से और इसका पालन अगर अनिवार्य रूप से करते हुए हम इस पूरी पर व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं जो अब तक लागू की गई है। खासतौर पर आपने देखा होगा कि पिछले हम लोग पहले 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। प्रदेश के अंदर कुछ जिलों में केसेस जब हम लोगों ने देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में 3 दिन के लिए हम लोगों ने 16 जनपदों में लॉकडाउन की कार्रवाई की। फिर हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, तो फिर अगले दिन हम लोगों ने इसको भी बढ़ाने का कार्य किया और 25 मार्च से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का आज 12वां दिन है। तो स्वाभाविक रूप से इस दौरान लोगों को थोड़ी बहुत समस्या तो जरूर आई है, लेकिन ये तात्कालिक है। एक लंबे समय के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए हमें तात्कालिक समस्या को सहने के लिए और उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को बनाने के लिए तैयार होना ही होगा। और इस देश से जहां भी जिन भी राज्यों ने इसका अनुपालन किया है वहां पर उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। मैं सभी धर्मगुरुओं के सामने 2 बातें रखना चाहूंगा कि पहले लॉकडाउन की कार्रवाई 21 दिनों तक पूरे देश के अंदर लॉकडाउन होना है। इस लॉकडाउन का अनुपालन करने की दृष्टि से सबसे पहली बात यह थी कि हमारे पर्व, त्योहार और अन्य आयोजन, धार्मिक आयोजन जो भी होते थे, इन सभी आयोजनों को तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया गया। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा सभी धर्मगुरुओं का कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी पर्व और त्योहारों को अपने से अलग कर दिया। नवरात्रि का पर्व अभी संपन्न हुआ है और सभी लोगों ने मंदिरों में भीड़ नहीं लगने दी। अभी रामनवमी का आयोजन
संपन्न हुआ, लेकिन किसी भी मंदिर पे या किसी भी स्थान पर कोई जुलूस और कोई भी भीड़ नहीं खड़ी होने दी। ऐसे ही अन्य मत और मजहब के लोगों ने भी इसमें सहभागी बन करके किसी भी आयोजन में भीड़ नहीं होने दी, और उसका परिणाम है कि हम इस महामारी को रोकने से, क्योंकि बीमारी चेहरा देख करके नहीं आती है, किसी का मत मजहब या किसी का संप्रदाय देख करके नहीं आती है। बीमारी तो बीमारी है, जो उसके प्रति लापरवाह होगा स्वाभाविक रूप से बीमारी उसको अपनी चपेटे में लेगी, और उसका सावधानी का ध्यान रखने का परिणाम है कि अब तक दुनिया के अंदर भारत का जो परिणाम है सबसे अच्छा है कि भारत अब तक कंट्रोल करने में काफी हद तक इसे सफल रहा है। और आज आपने देखा होगा कि अब तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने को कहती थी वे भी अब भारत से मदद ले रही हैं कि कैसे आप लोगों ने कोरोना को कंट्रोल किया है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी अच्छी सफलता आप सबके सहयोग से की जा रही है, और इस पूरे मुहिम में एक बहुत बड़ा योगदान आपका हो सकता है, क्योंकि ये 21 दिनों की कार्रवाई की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आगामी कुछ दिनों के लिए भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने के लिए कैसे हम इसको फेज वाइज इसको आगे बढ़ा सकें। और इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि सभी लोग उसमें सहभागी बने। 21 दिन के इस लॉकडाउन की कार्रवाई के दौरान स्वाभाविक रूप से समाज के एक बड़े तबके को कुछ परेशानी तात्कालिक रूप से उठानी पड़ी है। उसके लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हम लोगों ने भी कुछ कदम उठाए थे। जैसे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। उन्होंने इस बारे में कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों के जो भी सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य के कर्मचारी, अधिकारी, जो भी चिकित्सक इस कोरोना के खिलाफ इस अभियान में पहले पंक्ति में आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उपचार में, स्वच्छता में, सैनिटाइजेशन में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको हम अगर कल दुर्भाग्य से उनके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस परिवार को 50 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर देने का काम भारत सरकार ने प्रदान किया है। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से किया गया है, और ये 30 जून तक ये अवधि रखी गई है कि 30 जून तक पहले तात्कालिक रूप से इसका ये व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर एक किसान को आगामी 3 महीने के लिए 2000 रुपए हर महीने देने की भी घोषणा की है, और उसकी पहली किस्त किसानों के अकाउंट में आना प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के 2,34,00,000 किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें जितनी भी महिला लाभार्थी हैं पूरे देश के अंदर, उन सबके अकाउंट में आगामी 3 महीनों के लिए 500 रुपए प्रति लाभार्थी हर महीने देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश में 3,26,00,000 लाभार्थी इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण की योजना, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आगामी 3 महीनों के अंदर उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी होंगे उन सबको रसोई गैस निःशुल्क उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 1,48,00,000 है। इन लोगों को हर महीने निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर हर महीने 3 महीनों तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके साथ ही संगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पाने वाले वर्कर्स को, इससे जुड़े हुए जितने भी मजदूर, जितने भी कम वर्कर हैं जो काम करते हैं संगठित क्षेत्रों में, 100 से कम वर्कर्स वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जो कुल संख्या है उसमें उनके पीएफ अकाउंट में जो धनराशि जानी है वह भारत सरकार इस दौरान देगी। इसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं के पेंशन की राशि में भी भारत सरकार ने इस दौरान अतिरिक्त राशि भेजने की कार्रवाई की है।
और इस पर कार्य निरंतर चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल हर माह देने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से निःशुल्क गेहूं, निःशुल्क दाल आदि वितरण की व्यवस्था की गई है। मनरेगा की मजदूरी में भी 20 रुपये बढ़ोतरी करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। हमारे प्रदेश में पहले 182 रुपया मिलता था, अब उन्हें 202 रुपये मिला करेगा। यह भी व्यवस्था करने का कार्य किया गया है। और इसी प्रकार से स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उस पर भी यह कार्रवाई उन लोगों के जो भी सहयोग भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते थे, इस पर भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में भारी वृद्धि करने का निर्णय इस दौरान लिया है। प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के अंदर जो लोग जिनके काम इस दौरान प्रभावित हुए हैं, इन लोगों के बारे में भी अपनी कार्य योजना बनाई है। खासतौर पर जो उद्यम बंद हुए, जो भी जहां पर भी जो स्कूल, कॉलेजेस, चिकित्सालय या अन्य उद्यम बंद हुए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अपील की उन सभी उद्यमियों से कि इस दौरान अपने यहां काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन लोगों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था वे करें। ऐसा न हो कि काम के दौरान वेतन काटें। दूसरा, जो निर्माण श्रमिक हैं, उन निर्माण श्रमिकों की संख्या हमारे प्रदेश में 19,89,000 है। हमने अपने यहां लेबर सेस से प्रत्येक निर्माण श्रमिक के खाते में 1,000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता प्रदेश सरकार से देने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, पल्लेदार है, ये जो भी लोग काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से इन सबके कार्य भी प्रभावित हुए हैं। हम लोगों ने निर्णय किया है कि इन सबके अकाउंट में हम पहले चरण में तत्काल भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये इन्हें भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। तीसरा, मनरेगा मजदूरों को हम लोगों ने तत्काल 871 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दिया है। हम लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, ये 4 प्रकार की पेंशन की योजना में 87 लाख ऐसे लाभार्थियों के खाते में हम लोगों ने अभी परसों ही एक बड़ी राशि उनके अकाउंट में हम लोगों ने एडवांस उनकी पेंशन की राशि उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य उनके अकाउंट के माध्यम से कर दिया गया है। और साथ साथ हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है कि प्रदेश के अंदर अंत्योदय के कार्ड धारक, मनरेगा के मजदूर या फिर ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले जितने भी ये कामगार हैं, इन सभी लोगों को, दिहाड़ी मजदूर हैं, जितने भी ये लोग हैं, लगभग 1,65,31,000 से अधिक परिवार आते हैं। यानी इनसे लगभग 8 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं। इन सभी लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था हम लोगों ने 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है कि निःशुल्क राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल इन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। प्रत्येक परिवार को ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम लोगों ने पहले चरण में कर दी है। इसके अलावा हम लोगों ने जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं कि हर जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, जो निराश्रित हैं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैंने इसके बारे में भी कहा है कि उनकी सूची बनवा करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ की कमेटी वहां के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के साथ मिलकर के वो सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करवा दें। शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी या फिर शहर के जो मुख्य नगर अधिकारी हैं, यह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कमेटी जो भी सूची बना करके जिलाधिकारी को देगी,
इन सभी लोगों को भी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता और साथ ही साथ हम लोग उन्हें निःशुल्क राशन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और युद्ध स्तर पर हरेक कोई व्यक्ति भूखों न रहे, इसके लिए जगह जगह कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न पहुंचे, इसकी व्यवस्था प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर जहां की जा रही है। वहीं मंडियों में भीड़ न हो, कहीं भी सब्जी मंडी हो, किराना मंडी हो, गल्ला मंडी हो, दवा की दुकान हो, कहीं भी भीड़ भाड़ न हो। इसके लिए आवश्यक किया गया कि प्रयास होना चाहिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए या तो हम वहां व्यवस्था करें, और अन्यथा ठेला है या फिर इस प्रकार की सामग्री को ले जाने वाले लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए भी हम व्यवस्था करें, और उन लोगों के माध्यम से यह कार्य मोहल्ले मोहल्ले भिजवाने का कार्य और सभी लोगों को इस योजना का लाभ देने की व्यवस्था हो। और यह कार्य प्रदेश के अंदर आप सबके सहयोग से करने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कोई समस्या न पैदा हो, इसके लिए पशु चारा भी हर एक जगह पहुंच सके, इसके बारे में भी ये व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के किसी भी कार्य को रोकेंगे नहीं। मार्केट में किसी चीज की सामान की कमी न पड़े, इस पर भी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग स्तर पर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब तक प्रदेश के अंदर हम लोगों के लगभग 25,000 से अधिक वाहन सामानों की हर मोहल्ले तक, हर एक स्तर तक पहुंचाने के लिए जहां कार्य कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के भी लगभग 3,500 से अधिक वाहनों को लगाया हुआ है, जो जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के साथ साथ लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन ये पहली बार देखने को मिला है। हम लोगों ने इसी प्रकार से उपचार की व्यवस्था के लिए भी हॉस्पिटल्स की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है। 3 मार्च को कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हमारे पास एक भी लैब नहीं थी जहां हम जांच करवा सकें, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में हम लोगों ने 8 लैब तैयार कर दी हैं, जिन लैब्स के माध्यम से कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जांच के सैंपल लेकर के तत्काल हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं। हमारे पास पहले चरण में हॉस्पिटल की संख्या उस प्रकार से नहीं थी। आज हमने सभी 75 जनपदों में हॉस्पिटल लेवल 1 के खोल चुके हैं, लेवल 2 के हॉस्पिटल 51 जनपदों में खोल चुके हैं, लेवल 3 के हॉस्पिटल अगर मरीज बहुत गंभीर हुआ तो 6 ऐसे बड़े हॉस्पिटल अभी हम खोल चुके हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम ये हॉस्पिटल की श्रृंखला को भी हर एक जनपद में उपलब्ध करवा सकें, हर एक जगह उपलब्ध करवा सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि हॉस्पिटल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है तो बहुत सारी जगह से हम लोगों को ऑफर मिले, निजी क्षेत्र से भी ऑफर मिले हैं कि आप ये हमारे हॉस्पिटल को भी कोरोना के उपचार के लिए इसके उपयोग में लाया जा सकता है, लिया जा सकता है। और सचमुच मैं आभारी हूं उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आगे आकर के अपना योगदान दिया है, या देने के लिए वे सभी लोग तत्पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई देश की है। और ये आज अभी तो हम इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे लड़ पा रहे हैं,